मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो डियर स्टूडेंट्स, लगा दीजिए आप सभी लोग एग्जाम के लिए अपना पूरा जोर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है अब आपकी ओर। तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय नहीं है और जाड़े का समय है, और जाड़े में तो आप लोग समय और बहुत तेज़ी से बर्बाद करते हैं। तो ड्यूरेशंस बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय नहीं है। तो क्लास ट्वेल्थ के वे बच्चे जो कि नागरिक शास्त्र को लिए हुए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले ड्यूरेशंस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर ड्यूरेशंस यहाँ पर 15 से 20 25 50 मिनट जो भी रहेगा, आपका जो भी सेशन रहेगा, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ के जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ड्यूरेशन सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कवर करने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ा से बड़ा प्रश्न में आपका पूछा जाएगा और हेडिंग वाइज आप लोग को बताया जाएगा सरल और आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए दीर्घ उत्तरी में कौन से प्रश्न को शामिल किया गया डिस्कशन। देखिए पहला यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों का शामिल है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, अगर डिस्टेंस इन सभी प्रश्नों को पढ़ देते हैं तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरी तीनों का तीनों समझ लीजिए तैयार अवश्य हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरी में तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन लड़ने वाला ही है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कैसे, देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतवर्ष के भी देखिए व्यक्ति शामिल है इसमें। और यूगोस्लोवाकिया के जो ब्रांच टीटो हैं, ब्रांच टीटो कहाँ के, यूगोस्लाविया के, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, नाम याद रखिएगा, गमाल अब्दुल नासिर जो हैं मिस्र के। तो भारत के क्या हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के ब्रांच टीटो एवं मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर जी को शामिल किया जाता है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निश्चित तौर पर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में शामिल कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो देखिए स्थापना की जब बात हो जाती है तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए गुट निरपेक्षता का, तो देखिए दूसरी हेडिंग जो महत्वपूर्ण आपकी बनकर निकल कर आएगी इसमें, तो गुट निरपेक्षता का देखिए अर्थ क्या होता है। दीर्घ उत्तरी में जब आगे आप बढ़ेंगे तो गुट निरपेक्षता आंदोलन जो बनाया गया था इसका अर्थ क्या होता है। तो डिस्कशन देखिए अगर यहाँ पर इसके अर्थ के बारे में बात करें गुट निरपेक्षता के, तो इसका अर्थ देखिए विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति एवं राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्याय का समर्थन करना। तो देखिए एक अलग क्या करना, अलग अपनी नीति पर काम करना। ठीक है ना, जैसे कहा गया कोई अगर शक्तिशाली देश है तो देश के गुटों में बट के ना रहना, बल्कि अपने आप को जो है वो निश्चित रूप से स्वतंत्र होकर वो क्या करेंगे, न्याय का समर्थन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का चल रहा है सीरीज जो ये है, और इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के सीरीज पर हम लोग बात कर रहे हैं आज के सेशन में। देखिए बात अब हम लोग का जो अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए आता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें हेडिंग बनाएंगे आप, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो हेडिंग है आप लोगों का, तो उसमें तीसरा हो जाएगा उद्देश्य। तो ये पहली जो इसमें महत्वपूर्ण बात शामिल की गई थी, दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से स्वयं को अलग रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दो महाशक्तियों के बारे में अगर बात करें तो जान ही रहे हैं आप लोग, सोवियत संघ हो गया और दूसरा क्या हो गया, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो गई। दूसरी जो देखिए इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में बात करते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की क्या करना, नीति का विरोध करता है कौन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात शामिल की जाती है, विश्व में रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति को क्या करना, समाप्त करना। तो ये भी बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण बात है। रंग भेद कैसे कहा जाता है ना, यहाँ पर तो अभी कम से कम हम लोग देशों में देखा है तो विशेष रूप से अभी इन चीज़ों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा है तो रंग भेद के रूप में, तो लेकिन रंग भेद का जो है विदेशों में नहीं देखते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो काले को मिलकर, काले लोग थे वो पता चला गोरे कुछ मिले तो उनको दहा के पीट दिए। तो ये तो ज़्यादातर देखने को चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग का हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में विश्व में हथियारों की होड़ पर क्या करना, रोक लगाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है जब हथियारों की संख्या आपके पास ज़्यादा रहेगी, तादाद ज़्यादा रहेगा, तो आप निश्चित तौर पर जब युद्ध के लिए भी तत्पर रहेंगे, लालायित रहेंगे। या कोई ऐसा है कोई भी बम बना लिया, परमाणु बम बना लिया, कोई भी चीज़ों का जो निर्माण कर लिया, तो हम उन चीज़ों का निर्माण करके तो उसको अपने पास रखना नहीं चाहे,
तो देखिए इसमें विश्व में क्या है, हथियारों की होड़ पर क्या करना, रोक लगाना, ये भी कहीं ना कहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पांचवा देखिए पॉइंट क्या है, इसमें विश्व शांति के लिए सहयोग एवं समर्थन देना है। ये देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, विश्व शांति के लिए सहयोग व समर्थन देना। अभी देखिए यहाँ पर यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें भारत भी देखिए कहीं ना कहीं से में शांति की बात कहा, कि सहयोग की बात किया, समर्थन दिया उसने, कहा कि नहीं विश्व में देखिए युद्ध जो है वो कोई विशेष हल नहीं है, उससे कोई हल नहीं मिलेगा, आप लोगों को समझाने का ही कार्य करता है जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के में सम्मिलित देश हैं। ठीक है, जो छठवां देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ये भी कहीं ना कहीं से जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में इस बात को शामिल किया गया है। और ये जो प्रश्न है आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में शामिल है। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आगे अब जब आती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का देखिए अगले क्या हेडिंग हो जाएंगे इसमें, मुख्य तत्वों में अगर कहा जाए तो पहली जो देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो जिस पर काम किया जाता है वो होता है स्वतंत्र विदेश नीति। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या काम करता है, एक स्वतंत्र विदेश नीति का एक विचार प्रस्तुत करता है इस आंदोलन के तहत। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए शामिल किया गया मुख्य तत्वों में, शांति की नीति का समर्थन करना। ठीक है, किसका समर्थन करना, शांति की नीति का। तो ये एक पॉइंट जो है दूसरा, ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण पॉइंटों में एक हो जाएगा। तो डिस्कशंस यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए रहा वीडियो आज का सेशन, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा डिस्कशंस, क्योंकि याद रखिएगा ये जो मिशन है हम लोगों का, अब की बार बोर्ड पर बार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग भी अपना भरपूर सहयोग देंगे। और फटाक से कुछ भी नहीं करना, इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए दो गुट थे। पहला देखिए महत्वपूर्ण जब बात किया था तो क्या होता है, यूएसए की बात होती है जिसमें हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करते हैं। और दूसरा जो देखिए इसमें कहा गया सोवियत संघ। सोवियत संघ का देखिए महत्वपूर्ण जो देश निकल कर आया जो महत्वपूर्ण रूप से, वो रूस की बात होती है ना, जिसे रसिया हम लोग कहते हैं। तो ये डिस्कशन प्रश्न आप लोग का क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के हिसाब से मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ डिस्कशंस। और देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का भाई जाहिर सी बात है सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग तो अभी से आया है हम लोग का, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की हेडिंग ही चल रही है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बात कर रहे हैं। जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है क्या कहते हैं आप लोग का जो सिविक्स का, मैं उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करूंगा। मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग का लगभग कवर कर ही दिया है, और अति लघु में मैंने पूरा लमसम पूरा जो मैक्सिमम है वो कवर कर रखा है। उसके अलावा अति लघु उत्तरी पर भी मैंने कवर कर लिया। देखिए दीर्घ उत्तरी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर मैं रेगुलरली जो है आप लोग को कुछ चीज जो है अवेलेबल कराऊंगा। इसके अलावा मैं आप मॉडल पेपर के बारे में भी ज़्यादा आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। तो लेकिन डिस्कशंस एक काम याद रखिएगा, थोड़ा सा इस चैनल की ओर भी लगा दीजिए आप सभी लोग अपना जोर। कुछ भी नहीं करना है, बस इसे अपने क्लासमेट पर फैलाना है आप लोग को। ठीक है, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। 10th 9 10 11 12 यानी 9th 10th 11th 12th के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर जो है इस चैनल पर काम किया जाता है। तो इस चैनल से खुद भी इस चैनल से लाभ उठाएं और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो देखिए प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो वर्ष 1961 में हुआ था। ये सन याद रखिएगा, बहुविकल्प में पूछा गया प्रश्न है। और बेलग्रेड में हुआ था। देखिए ये स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुए गुट निरपेक्ष देशों में अगर देखा जाए तो प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 देशों ने भाग लिया था, जबकि इसका वर्तमान में देखा जाए तो कितनी संख्या है सदस्य देशों की, 120 है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा गया कि किसी चीज को हम लोग अगर बनाए जब तो उसमें केवल 25 देश थे, 25 कंट्री उसमें शामिल थी। अब आज देखा जाए तो 120 यानी 120 देश अब उसमें शामिल हैं। तो इसी से पता चलता है कि वास्तव में देखा जाए तो ये जो आंदोलन है वो कितने बड़े पैमाने पर सफल हुआ है। अच्छी चीजें हैं डिस्कशंस, इसको गुट निरपेक्षता की नीति भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए प्रथम सम्मेलन में जो होता है, देखिए 5 स्थायी सदस्य देश, ये तो दूसरी चीज हो जाएगी डिस्कशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ा जाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का देखा जाए तो आधारभूत मूल्य क्या है इस पर बात किया जाए। आइए, वर्ष 2012 में हुए 13 सम्मेलन में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 120 थी, जो इसकी सार्थकता का परिचायक है। भाई ये कितने महत्वपूर्ण चीजों में
डियर स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार से लोगों के सामने जो है महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आया, तो ये 120 सदस्य देशों की संख्या ही इस बात का अच्छा गवाह है। जबकि देखिए कि 25 ही केवल देश शामिल थे इसकी स्थापना में, लेकिन 120 हो गई इनकी संख्या टोटल, जो इसकी सार्थकता के परिचायक के रूप में भी हैं। अतः उपरोक्त बातों से कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रासंगिक है। तो ये प्रशंसा की योग्य एडिशंस कौन? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये प्रश्न एडिशंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इस प्रश्न को जरूर रखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस, यानी पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया है तो आप दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। लेकिन एडिशंस यदि आप लोग को सेशन लंबा लगेगा तो बिल्कुल ब्रेक आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो समझ लीजिए एडिशंस आप लोग को उससे नुकसान ही होने वाला है। तो एडिशंस यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो एडिशंस ये जो लेक्चर है आप लोग को लाभ जरूर देने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलते हैं अब हम लोग सोवियत प्रणाली की तरफ। ये हम लोग का जो सेशन का अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में शामिल किया गया है। सोवियत प्रणाली के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, तो सभी पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए सोवियत प्रणाली के बारे में बात किया जाए। पहले देखिए रूस में हुई, देखिए 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ। समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया था, ठीक है। सोवियत प्रणाली को जो बनाया गया था इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समता मूलक समाज की स्थापना करना था और समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण भी हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? जिस प्रणाली के अंतर्गत हुआ उसका नाम था सोवियत प्रणाली, ठीक है दोस्तों। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक प्रश्न है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी का हम लोग का दूसरा प्रश्न चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला डिस्कशन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये सेशन को देख लेते हैं डिस्कशन, निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को 100% एकदम डिस्कशन गारंटी दे रहा हूँ इस बात का, 100% आप लोग यकीन मानिए कि यदि आप पूरा सेशन देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का 8 से 10 नंबर का काम तो होना ही है। अगर दीर्घ उत्तरी में आ जाएगा डिस्कशन एक भी प्रश्न समझ लीजिए तो आपका तो 8 से 10 नंबर का काम तो ऐसा ही हो गया। उसके अलावा भी 2 से 4 6 नंबर जो होगा आप लोग का लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि नागरिक शास्त्र के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, मोस्ट एकदम मोस्ट, यदि सातों मॉडल पेपर डिस्कशन अगर देखेंगे आप ना तो निश्चित तौर पर यहाँ के जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज पर मैं बात कर रहा हूँ वो सभी न किसी मॉडल में निश्चित तौर पर आए हुए होंगे। और आपके आने वाले मॉडल में भी ये सभी प्रश्न जो हैं निश्चित तौर पर छपे हुए हैं और देखने को आपको जरूर मिलेंगे। और ऐसे यहाँ पर आप जैसे लिख देते हैं ऐसे ही हेडिंग बनाकर तो आपको आपकी मंजिल टॉपर बनने से आप लोग को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन हम लोग यहाँ बात करते हैं अब सोवियत प्रणाली की स्थापना के बारे में। वर्ष 1917 की क्रांति के प्रणेता के रूप में देखिए किनका नाम होता है? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर लेनिन की बात होती है डिस्कशन से। ये जो है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। कौन? व्लादिमीर लेनिन जो थे ना, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है ना। और 1917 क्रांति के प्रणेता के रूप में देखिए व्लादिमीर लेनिन का बात होता है और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप को माना जाता है। सोवियत प्रणाली की स्थापना, ठीक है। चलिए स्थापना तो हो गया और हम लोग आगे देखते हैं अब कि सोवियत प्रणाली में आप लोग को अगली कौन सी हेडिंग बनानी होगी। हेडिंग वाइज लिक्विडेशन सॉलिड नंबर मिलता है एकदम आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का जो है महामैराथन की तरह एकदम क्लासेस मिल रहे हैं। तो एक काम तो आप लोग का ये बनता है कि इसे लाइक जरूर कर दीजिए। यदि लाइक करते हैं दोस्तों तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और नियमित तौर पर मैं आप लोग के लिए और भी एक मिलता है वो कि हाँ अपने डियर स्टूडेंटों के लिए हम लोग को और भी बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार करना है। तो चलिए लगा दीजिए अपना पूरा जोर थोड़ा सा इस चैनल की ओर भी।
बोलो डीजे, बोलो डीजे, बोलो डीजे, डीजे सर, डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, पढ़ लो रे कोई डीजे सर से, शोर मचाओ गली गली, बोलो डीजे, बोलो डीजे, बोलो डीजे, डीजे सर। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर क्षेत्रों में, हर गांव में देखा जाए तो इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करना होगा डियर फ्रेंड्स आप लोग को, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, और बोर्ड का तहस नहस करने वाला, बोर्ड का काम तमाम करने वाला, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये और केवल बातों से नहीं बल्कि आप लोगों को विशेष प्रकार के ज्ञानों से कराने वाला। चलिए डिस्कस हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो बात आती है, इसमें राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व दिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, ये जो प्रणाली बनाई गई थी इसमें राज्य एवं पार्टी की संस्था जो थी जिसके तहत ये बनाया गया था, उनको एक विशेष महत्व दिया जाता था। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात शामिल किया गया था, इस प्रणाली में क्या था, एकमात्र कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व था। याद रखिएगा, कौन किसका था, कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी। ये जो पार्टी थी, ये इसका जो था बोलबाला चरम पर था, ठीक है ना। इस प्रणाली में एकमात्र पार्टी थी कौन, कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी। ये भी पूछ देता है कभी कभी आप लोग के एग्जाम में। चौथा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में, सोवियत संघ के पास क्या होता है, विशाल ऊर्जा संसाधन थे। यहाँ खनिज तेल, लौह इस्पात के अपार भंडार थे। ये भी कहीं ना कहीं से सोवियत प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक थी। चौथा देखिए जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा सोवियत प्रणाली का, देखिए सोवियत प्रणाली आप लोग को अलग से भी पूछ सकता है, अति लघु में, लघु में। तो समझ लीजिए पूरा ये सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत बड़ा काम होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता देखिए क्या होता है, उद्योग अत्यधिक विकसित था। ये भी जो प्रश्न होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर लेकर प्रश्नों की सीरीज पर, और आगे तो हम लोग भी बढ़ रहे हैं डिस्कस, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ये आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। तो थोड़ा सा अपना सहयोग और योगदान भी जरूर करें इस चैनल को प्रोग्रेस कराने में, और कुछ भी नहीं करना है, बस जाइए शेयर वाले बटन पर लपाक से शेयर कर दीजिए। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं देखिए दोस्तों, पांचवी जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, वहां के सभी नागरिकों के लिए क्या था, एक न्यूनतम जीवन स्तर जो था वो सुनिश्चित किया गया था। भैया कि हाँ ये समस्या अगर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक निश्चित जो होगा न्यूनतम जीवन स्तर लोगों के लिए निर्धारित किया गया था। छठवीं जो महत्वपूर्ण बात है, सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था, सरकार का बल लोक कल्याण पर था। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, और रोजगार, ठीक है। जानते हैं किसी राष्ट्र वगैरह में ज्यादातर अगर देखा जाए विद्रोह उद्रोह के लिए यही सारी बातें नहीं उभर कर सामने आती हैं ना, रोजगार की बातें ना होना या लोक कल्याण की बातें न करना, तो महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है, जनता में आक्रोश हो जाता है फिर धीरे धीरे, तो ये बातें निकल कर आती हैं सामने। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं ये थी, इंपॉर्टेंट हैं, और ये सोवियत संघ जो है या सोवियत प्रणाली जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंगों में एक है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 पॉइंट मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूँ, अगर 2 3 4 5 कोई भी अगर आपको याद रहा है उसको आप लोग अच्छे से बनाकर लिख दीजिएगा। देखिए 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन बात, सोवियत प्रणाली में क्या था, अर्थव्यवस्था जो था वो योजनाबद्ध था और राज्य के पूर्ण रूप से नियंत्रण में था। ये भी सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में एक है। 60वीं देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें क्या शामिल किया गया था सोवियत प्रणाली में, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार और परिवहन प्रणाली। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संचार और परिवहन प्रणाली जो था ये भी इनका क्या था, व्यवस्थित था। इनकी व्यवस्था जो थी वो सोवियत प्रणाली की बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही मजबूत थी, जिसके कारण क्या था, दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट थे। भाई जाहिर सी बात है, दूसरे जगहों की जब सूचनाएं व्यवस्थाएं जब आप लोग को पता चलती रहेंगी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप अपने यहाँ की भी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सोवियत प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता में एक बात थी, ठीक है। ये तो बात डिस्कशन आप लोगों के साथ कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं हम लोग दोष के ऊपर। ये भी
डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सोवियत प्रणाली के दोष भी आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए विशेषताएं भी तो पूछा ही है, दोष भी पूछा हुआ है। अगर आपका विस्तृत में पूछेगा डिस्कशन तो उसमें दोष, गुण, इन सभी को पूछा जा सकता है। और उसके साथ ही साथ ये अति लघु, लघु उत्तरी में अलग से भी पूछा जा सकता है। तो सब मिला जुला कर ये आपको प्रॉफिट देने वाला लेक्चर है डिस्कशन, प्रॉफिट देने वाला सेशन है। तो बिल्कुल भी यदि अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यहाँ सेशन लंबा समय तक जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे रोक लीजिए, थोड़ा सा बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर इसे, ठीक है। डीजे सर का कहना है रेगुलर इस चैनल से स्टडी करते रहना है। रेगुलर लेसन्स आप लोग 1 से 2 घंटे जो है इस चैनल पर समय जरूर दीजिए। कम जब भी समय मिले आप लोग कम से कम रात्रि में जो है 2 घंटे का समय जो है डीजे सर चैनल पर आप लोग को हर हाल में देना ही पड़ेगा लेसन्स, जब आप यदि आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली के दोस्त को देखते हैं लेसन्स। चलिए पहला देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। सोवियत संघ में एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ये डिस्टेंस बात याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी में देखिए ये बात था भाई। जाहिर सी अगर एक पार्टी का रहेगा, एक दल का शासन रहेगा तो एक तरीके से वहां पर एकात्मक सरकार की बात होने लगती है, तानाशाही की बात होने लगती है, मनमानी तरीके से काम करने की बात होने लगती है, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है भाई, जान नहीं जानते कि अब जो भी है हम ही हैं, सर्वे सर्वा की बात हो जाती है। इसीलिए लोकतंत्र में क्या होता है, किसी को पूर्ण बहुमत से सत्ता भी नहीं मिलनी चाहिए। जब मिल जाता है तो लोग उसका क्या करने लगते हैं, दुरुपयोग होने लगता है या हनन होने लगता है लोकतंत्र का वहां से। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की जो थी वस्तुएं मिल रही थी। ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी भाई। जाहिर सी बात है जब उपभोक्ता को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो विद्रोह होना तो स्वाभाविक था। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या आती है डिस्टेंस में निकलकर, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का व्यापक प्रभाव था। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंटों में एक है आप लोगों का, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस सरल भाषा में एकदम आप लोग को बताया जा रहा है। इसको एक बार आप लोग देख लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए, आप लोग डिस्टेंस 1-2 बार का लेक्चर को सुन लेते हैं ध्यान से तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें हो जाता है, सोवियत प्रणाली के दोस्त में अगर देखा जाए तो सोवियत संघ में कितने देश थे शामिल, देखिए 15 राज्यों में क्या था, रूस का अपना एक अलग प्रभुत्व था। भाई जाहिर सी बात है अगर देखा जाए छोटे छोटे अगर प्रांत के रूप में अगर शामिल है लोग तो उसमें जो बड़ा रहेगा तो देखिए रूस क्या था, उसमें रूस का दबदबा ज्यादा था। किस पर? सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ पर। तो ऐसे में जो अन्य जो क्षेत्रों की जनता या स्वयं को दमित एवं उपेक्षित अनुभव करती थी, दमित का मतलब कि मतलब हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो अन्य राष्ट्र थे या अन्य राज्य थे उनको मतलब इस बात से असंतुष्टि होने लगी, या वहां के नागरिकों को ये बात जो थी वो पसंद नहीं आती थी कि नहीं हाँ वास्तव में रूस पर जो है ज्यादा सोवियत प्रणाली जो है ज्यादा मेहरबान है। तो ये भी कहीं ना कहीं से क्या था, सोवियत प्रणाली के दोषों में ही गिना जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग यहाँ पर पक्ष पर बात कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें करना स्वाभाविक है और एग्जाम में किसी भी तरीके से आपका पूछ सकता है, तो अपनी तैयारी जो है हर तरफ से रखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का क्या मतलब डिस्टेंस, उसी प्रश्न की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि अगर आप लोग का ये अति लघु पूछ दिया, लघु पूछ दिया तो समझ लीजिए नेक्स्ट प्रश्न ही हो जाएगा, क्योंकि कोई एक बात ही आप लोगों से पूछेगा। लेकिन यदि ये दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया आप लोगों का तो जितना मैं मटेरियल आप लोग को बता रहा हूँ डिस्टेंस एकदम समझ लीजिए ये पूरा का पूरा ए ग्रेड का है। अगर 10 नंबर में ये पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर जो होगा वो मजबूर हो जाएगा आप लोग को 10 नंबर देने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप लोग को ये चैनल जो है डीजे सर नियमित तौर पर लाभ पहुंचाने वाला एडिशन, तो फटाफट से इसे कर लीजिए लाइक, और चैनल पर नया तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसे कर दीजिए फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर, ठीक है। अगर भगाना चाहते हैं अपने अंदर से एडिशन से, यदि थोड़ा सा भी आप लोग के अंदर होगी केयरिंग तो इसे जरूर करेंगे, इस शेयरिंग भी आप लोग के अंदर जरूर होगा एडिशन, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एडिशन आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत परिश्रम से तैयार कराया जाता है। और एक कंटेंट जो होता है, एक कंटेंट अगर आप लोगों को 1 घंटे का प्रोवाइड कराते हैं तो उसके पीछे कई घंटों का श्रम होता है। तो उस श्रम को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस आप लोग भी थोड़ा सा एक परिश्रम जरूर करें कि इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अब डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, सोवियत प्रणाली के विघटन के कारण। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है अलग से भी, और दीर्घोत्तरी में तो पूछा ही गया है, दीर्घोत्तरी में भी पूछा गया डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत प्रणाली के विघटन के कारण क्या क्या कारण थे हम लोग उस पर बात करते हैं।
जब हम डिस्टेंस बढ़ते हैं विक्टर में, यहाँ पर तो देखिए पहला जो इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर आता है, यहाँ पर क्या था, पहला देखिए विक्टर का क्या कारण थे, तो पहली बात जो निकल कर आई, देखिए दोषी जो रहता है वो कहीं ना कहीं से वही विघटन के कारक में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। तो देखिए दोष जो होगा और विघटन होगा, इन दोनों का देखिए सामंजस्य मैं थोड़ा सा चेंज करके बस आप लोग को बता रहा हूँ। जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव का बढ़ना भी विघटन का कारण बना। देखिए मैंने वहां पर लिखा था दोस्त में आप लोगों का, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या विघटन के कारण में भी उस बात को शामिल कर लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण देखिए क्या बात थी जिसकी वजह से सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना भी विघटन का कारण बना, क्योंकि वह जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थी या असमर्थ हो चुकी थी। ठीक है, जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी की बात होती है, जो विचारधाराओं पर समाजवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो बात हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं से विफल हो रही थी अपने उद्देश्यों में, तो वो कहीं ना कहीं से विघटन का कारण बनी। गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया तथा जनमत भी दो भागों में बढ़ गया। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव की बात होती है ना, अंतिम राष्ट्रपति के रूप में अगर जब हम लोग याद करते हैं सोवियत प्रणाली के, तो किसका नाम होता है, मिखाइल गोर्बाचेव का। और मिखाइल गोर्बाचेव पर जो होता है वो टिप्पणी वीडियो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर विघटन के कारणों में अगर देखा जाए, चौथी जो महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल होती है, सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं जो थी कमजोर हो गई थी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती गई। उपभोक्ताओं के अंदर क्या होने लगा, वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये विघटन के कारणों में इस बात को भी शामिल किया गया, क्योंकि सोवियत संघ धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिसंबर 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्सिन जो थे रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में क्या हुआ, सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, कौन कौन डिस्टेंस याद रखिएगा, रूस की बात हो रही है ना, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है डिस्टेंस, और सोवियत संघ के जो महत्वपूर्ण राज्यों में तीन बड़े गणराज्य निकल कर सामने आए, रूस की बात होती है, यूक्रेन की बात होती है, और उसके साथ ही साथ बेलारूस की बात होती है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से सामने निकल कर आया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए उभर कर सामने आने में, तो रूस जो एडिशंस वो ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है ना, चलिए ये अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है सोवियत प्रणाली का, तो सोवियत प्रणाली के नेक्स्ट हेडिंग में बढ़ते हैं एडिशंस, और ये सभी के सभी अगर हेडिंग वाइज आप बनाकर लिखते हैं एडिशंस, तो ये निश्चित तौर पर आप लोग को पूरा का पूरा नंबर दिलाने वाला सेशन एडिशंस। सोवियत प्रणाली के विघटन के परिणाम, देखिए सोवियत प्रणाली के विघटन के क्या कारण थे, तो वो तो बात हो गई। सोवियत प्रणाली के विघटन के परिणाम क्या हुए, देखिए पहला जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आया, दो महाशक्तियों के बीच चल रहा शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये देखिए डिस्टेंस क्या हो गया, शीत युद्ध का मतलब, शीत युद्ध पर मैंने डिस्टेंस बात किया भी है, और मैं आगे भी आप लोगों के साथ करता रहूंगा इस पर प्रश्न पर। ठीक है, तो दो महाशक्तियों के बीच क्या चल रहा जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया उसमें क्या था, शीत युद्ध की समाप्ति से हथियारों की प्रतिस्पर्धा क्या थी, वो समाप्त हो गई। जैसे कहते हैं लोग कि जब झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के पश्चात ही लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं हाँ हमारे पास भी ये हथियार होना चाहिए था, कि जब झगड़ा होता तो मैं इसमें यूज करता। तो जब झगड़ा होगा या कहा सुनी जब कम होगा, तो लोगों को उतना ज़्यादा बंदूक या हथियार रखने, हथियारों का जो होड़ था उन लोगों के अंदर से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तीसरी देखिए जो महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल हुई, सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। यही बात याद रखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे यूक्रेन के बारे में, बेलारूस के बारे में, या तो फिर रूस के रसिया के बारे में, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि निकल कर सामने आई। हालांकि और भी छोटे छोटे कंट्री थे वो जो कि सामने आए, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा में देखा जाए तो जो है हम लोग उस पर विशेष रूप से बातें कर रहे हैं, और जिससे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है समाप्त हो गया। ये तो बातें हो गई हैं, चला ये तो हो चुका है। चलिए अब बताइए, क्या ये प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, निश्चित तौर पर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दीर्घ उत्तरी में क्या होता है, दो प्रश्न हैं, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन। देखिए एशिया में अगर देखा जाए, भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के साथ लेकर और चीन के साथ लेकर देखा जाए तो ज़्यादा चर्चा में बातें रहती हैं।
तो ड्यूरेशन से एग्जाम में जो होता है आप लोगों का, उसमें आप लोग अपने कंटेंट के हिसाब से भी काम करना चाहिए जोड़कर, क्योंकि क्या होता है करंट की चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जब हम लोग स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के प्रमुख कारण क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए पहली बात अगर हम लोग करें तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता तथा पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही दोनों देशों में शत्रुतापूर्ण संबंधों का आरंभ हो गया। भाई शत्रुता के पूर्ण संबंधों का क्या हुआ, तभी उदय भी हुआ। ठीक है, जो वर्तमान में उतार चढ़ाव के साथ कुछ कटु और कुछ मधुर बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। आइए हम लोग उन सभी पर पॉइंट वाइज जो है, हेडिंग वाइज जो है, जिससे कि आप लोग एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे और जो आप लोगों के अंदर जो हेडिंग ज्ञान की पूंगी बजाएंगी, उन हेडिंगों पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आता है इसमें डिस्कशन, पहली जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो है सबसे खतरनाक मुद्दा, कश्मीर मुद्दा। ठीक है, कश्मीर मुद्दा। कश्मीर को देखिए धर्म के आधार पर क्या करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान ने आरंभ से ही भारत में अशांति फैलाने की हिंसात्मक कोशिश की। देखिए ये बात, इसका प्रमाण भी एडिशंस और ये साक्ष्य भी है। भारत में अशांति फैलाने के लिए हिंसात्मक कोशिशें की गई। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कश्मीर को लेकर, जैसे कहा जाए 1948 में क्या हुआ, कबायली आक्रमण हुआ। कब हुआ था? 1948 में कबायली आक्रमण। वर्ष 1965 का जो युद्ध हुआ, वर्ष 1971 का युद्ध हुआ, वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध हुआ। देखिए कारगिल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि जो कश्मीर समस्या और भारत पाकिस्तान के बीच मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो कश्मीर जो हो गया, ये तो एक क्या हो गया, एक विशेष मुद्दों में एक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव को लेकर। ठीक है, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में है, तो वो कहीं ना कहीं से कई बातें जब होती जुड़कर तो सामने आती हैं, वहाँ पर बातें निकलकर। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कारणों में अगर देखा जाए तो दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, जल विवाद है। जल विवाद का मतलब होता है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के जल के बंटवारे को लेकर है। तो देखा जाए उसको हम लोग, तो देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तनाव कारण जल विवाद हो जाएगा। अगर अति लोगों में पूछता है तो केवल आप हेडिंग ही लिख दीजिएगा डिस्टेंस, लेकिन यदि आप लोगों को पूछ दिया जाता है दीर्घोत्तरी में, तो आपको पूरा हेडिंग डालकर और बाकायदा उसके अंदर मटेरियल भी लिखना पड़ेगा। तो जल विवाद क्या क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। ये बात याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। कैसा विवाद रहता है डिविजन्स? सिंधु जल समझौते द्वारा इसे हल करने का प्रयास किया गया, जो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है ना। अब देखिए सिंधु जल विवाद को देखा जाए तो बाद में क्या हुआ था, किसको शामिल किया गया था इसके लिए, विश्व बैंक को शामिल किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो बात थी। वर्तमान में क्या हुआ, बगलिहार बांध के विषय में पाकिस्तान और भारत का विवाद चल भी रहा है। एडिशन देखा जाए तो कोई ना कोई आए दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ बातों को लेकर विवाद यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिलता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए यहाँ पर जो तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है डिस्टेंस, ये जो है सीमा विवाद को लेकर। ठीक है, सीमा विवाद को लेकर भी देखिए क्या होता है, निश्चित तौर पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव होते हैं वो बिगड़ते बनते रहते हैं। सीमा विवाद में अगर कहा जाए, देखिए अनेक क्षेत्र, जैसे क्या हो गया सियाचिन, देखिए सियाचिन ग्लेशियर, देखिए कितना भारतवर्ष क्या होता है, भारतवर्ष से कितना पैसा यहाँ पर बर्बाद होता है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कहा जाए तो। सर क्रीक को, कच्छ का रण आदि क्षेत्रों में क्या होता है, भारतीय भूमि पर पाकिस्तान अपना दावा बहुत पहले से करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सीमा विवाद के कारणों में बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंटों में एक है। तो सीमा विवाद जो हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 3 है आप लोग का, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तो ये शामिल किया ही गया है। तो देखिए सीमा विवाद हो जाएगा आप लोग का पॉइंट नंबर 3। अब देखिए चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, आतंकवाद। इससे तो आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे। आतंकवाद के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए पाकिस्तान क्या है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब आदि में अनेक क्या होता है, आतंकवादी घटनाएं कराता रहता है। और निश्चित तौर पर देखते हैं कि अक्सर क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पर जो बातें होती हैं वो निकल कर सामने भी आती हैं, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आता भी है सामने कि हाँ हमने ये इसने ISI ने इस बात को लिया, या उन्होंने नहीं होता है जो भी उन लोग संगठन बनाए गए हैं, तो वो लोग दावा करते हैं कि नहीं हाँ हमारे थ्रू ये काम कराया गया है, किया गया है। तो चौथा जो है महत्वपूर्ण, जानते हैं कि आतंकवाद के मुख्य रूप से अगर जड़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान की जब बात होती है तो मुख्य रूप से बात किया जाता है। तो आतंकवाद के रूप में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब
तो डिस्कशन ये बात भी देखिए कहीं ना कहीं से निकल कर सामने आती है, ठीक है ना, आतंकवाद की जो बात आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं से तनाव के कारणों में एक बात शामिल है, ठीक है। ये सब के सब पॉइंट जो डिस्कशन मैं आप लोग पर जिस पर भी बातें कर रहा हूँ, वो सब का सब जो है पॉइंट डिस्कशन एकदम महत्वपूर्ण है, और हेडिंग वाइज जो है यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। पांचवा देखिए क्या है तनाव का कारण, भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है एक। पाकिस्तान क्या करता है, अनेक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दों को उठाता रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच मध्य क्या होता है, तनाव बढ़ता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखा जाए तो ये क्या होता है, ये कटुता देखने को मिलती है। तो भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे, ये हेडिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, डिस्कशन शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी शामिल रहेगा तो आप लोग को प्रॉफिट देने वाला है ये हेडिंग जो है। छठवीं देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, छठवीं महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, भारत में अशांति उत्पन्न करने के लिए यहाँ के विद्रोही तत्वों को धन और समर्थन उपलब्ध कराती है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी पॉइंट आप लोग का जो रहेगा, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आईएसआई जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं से परेशान करता रहता है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो बनाई गई है आईएसआई, इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से भारत में अशांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं से तनाव कारणों में एक जो पॉइंट होगा वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। देखिए सातवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं हेडिंग है आप लोग को बता दूँ, ताकि अगर मैं 10 हेडिंग बताता हूँ तो आप लोग को तो 5 6 7 तैयारी रहेगा, तो निश्चित तौर पर जो है आप लोगों को ये लाभान्वित भी करेगा। तो सातवीं पॉइंट जो है, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी। देखिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, पाकिस्तान के विभिन्न जो आतंकवादी समूह हैं, भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हथियारों और मादक पदार्थों को बेचते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं से विवाद के कारण मेडिसिन जो है वो एक पॉइंट आप लोग का हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, और तो ये था, ये महत्वपूर्ण बातें थी। ये लगभग 7-8 हेडिंगें जो बताई गई आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काल में। तो जितनी भी मतलब लगभग कम से कम 4-5 हेडिंगें आप बनाकर लिख देते हैं अच्छे से डिस्टेंस, तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और निश्चित तौर पर आप लोगों को ये जो लेक्चर है आज का डिस्टेंस वो आप लोग को लाभान्वित भी करने वाला है, और लगभग रात के 11 बजने वाले डिस्टेंस। लेकिन आप लोग के लिए देखिए नियमित तौर पर चैनल पर रेगुलरली वर्क हो रहा है डिस्टेंस। देखिए रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग के कंटेंट बेहतर से बेहतर मैं कैसे बना सकूं, इसके बारे में मैं नियमित तौर पर सोचता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा इस चैनल के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, और जागरूकता में बस आप लोग को एक ही काम मैंने आप लोग के जिम्मे सौंपा है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, ठीक है। तो डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है, ठीक है। और ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो रेगुलर स्टडी करने की भी डाल दीजिए आप अपने अंदर इच्छा। तो ये काम आप लोग को तो करना ही पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि एग्ज़ाम अब आ रहा है आपकी ओर, और आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग लगा दीजिए अब अपना पूरा जोर, ठीक है। डिस्टेंस बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, ठीक है। डिस्टेंस तीसरा क्या है, ये चौथा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि गुड इफेक्ट्स आंदोलन में बात किया गया, उसके बाद सोवियत प्रणाली पर पूरा डिटेल में बात किया गया, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के कारण क्या थे उन पर बात किया गया। अब चौथी जो महत्वपूर्ण बात आएगी डिस्टेंस, द चेस। देखिए अब आप लोग बताएंगे, कहेंगे क्या, आप लोग खुद ही कहेंगे डिस्टेंस कि ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोग को ये लाभान्वित करने वाला है। द चेस, जिसे हम लोग सार्क भी बोलते हैं, SAARC। देखिए पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में याद रखिएगा डिस्टेंस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। याद रखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये आप लोग का नाम जो हो जाएगा वो हिंदी में हो जाएगा। भाई इंग्लिश नाम अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे सुन लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो सार्क का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है।
फुल फॉर्म याद रखिए ऑडिशंस, फुल फॉर्म कोई ना जाने कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूर्व के एग्जामों में भी आया हुआ है, तो इनको छोड़िएगा नहीं आप लोग, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग द चेस के अन्य महत्वपूर्ण हेडिंग में। देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण हेडिंग आती है ऑडिशंस द चेस की, या जिसे हम लोग शार्क कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो बात हो रही है आप लोगों के साथ, तो द चेस की स्थापना के बारे में लोग आइए बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो हेडिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगा, स्थापना। देखिए यह दक्षिण एशिया के 8 देशों, कितने देशों का ऑडिशंस, 8 देशों का आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। कितने देशों का, 8 देशों का सांस्कृतिक सहयोग संगठन है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। कितने, 8 दक्षिण एशियाई देशों का, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था ऑडिशंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को जो था वो द चेस का स्थापना हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था ऑडिशंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर, ढाका में हुआ था। इसका सचिवालय जो था, मुख्यालय जो है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में जो है वो इसका सचिवालय बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। किसका मुख्यालय ऑडिशंस, द चेस का, शार्क का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। तो मुख्यालय जो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया सचिवालय, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया है। कभी कभी यही आप लोग के एग्जाम में जो होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग को ये मैं एक एक पॉइंट जो मैंने खोज कर मैं जो महत्वपूर्ण रूप से आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, तो उसमें एक एक नंबर, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सब उसमें समझिए छुपे हुए हैं। और जब आप लोग 1 से 2 बार इस कंटेंट को सुन लेंगे डिस्कस, तो निश्चित तौर पर आपको ये वहां पर भी लाभ देंगे। दीर्घ उत्तरी में मिलेंगे ही मिलेंगे, और अति लघु, लघु उत्तरी, ये सभी जो होगा। अब बताइए आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाता है सदस्य देशों में, सदस्य देशों के नाम में, तो क्या है, ये नहीं पूछा गया है 10 चेस के सदस्य देशों के नाम बताइए, कितनी बार पूछा गया है। अब बताइए अति लघु में पूछा गया है, बहुविकल्पी में भी, और कौन है जो कि द चेस का सदस्य देश नहीं है, ये भी पूछ सकता है। तो प्रश्न बहुत तरीके से बन सकते हैं। कंटेंट अगर आपने तैयार कर रखा है तो आप लोग कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। स्थापना के समय कहा जाए तो इसमें मूलतः क्या थे, 7 सदस्य देश शामिल थे। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण होता है, भारत की बात होती है। दूसरा जो हो गया बांग्लादेश हो गया। तीसरा क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। चौथा नेपाल हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और छठवां जो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। सातवां जो था वो श्रीलंका हो जाएगा। और 2007 में अफगानिस्तान को विश्व में शामिल कर दिया गया था। तो इसके 8 में सदस्य जो देश हैं वो शामिल किया गया, ठीक है ना। कौन कौन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। तो ये डिस्टेंस है नाम। अब ये भी पूछ सकता है कि द चेस के या तो सार्क के किन्हीं 2 सदस्य देशों के नाम बताइए। अब 2 सदस्य देशों के नाम पूछेगा तो उनकी राजधानी भी पूछ सकता है आपसे। तो निश्चित तौर पर ये क्या है, अलग से प्रश्न बना है, इसी में का प्रश्न है वो। कंटेंट अलग बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के इन्हीं में जिनको आपने पहले से ही पढ़ रखा है उसी में से पूछा जा रहा है आप लोग को। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि नई चीज पूछ ली गई थी, हम इसको हम नहीं जान रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखा जाए अगला हम लोग जो महत्वपूर्ण बात आती है महत्वपूर्ण हेडिंग देखिए क्या बनता है अगला हम लोग का, दक्षेश या जिसे हम लोग शार्क कहते हैं। शार्क के महत्व क्या है, दक्षेश के महत्व क्या होते हैं, या इसकी उपयोगिता क्या है, या इसकी आवश्यकता क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कौन कौन, दक्षेश या शार्क के महत्व और उपयोगिता एवं आवश्यकता क्या है। पहली देखिए महत्वपूर्ण जब बात आती है डिस्टेंस में जो है, दक्षेश के जो है 8 देशों के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा, सीमा संबंधित अनेक विवाद है, ठीक है, जिनके समाधान के लिए पारस्परिक सहयोग, समझ और सहानुभूति तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए दक्षेश के जो 8 सदस्य देश हैं भाई, जाहिर सी बात है इनके मध्य जो राजनीतिक टकराव आते रहते हैं, सुरक्षा को लेकर, सीमा संबंधित भी अनेक विवाद हैं। लेकिन इनका समाधान ये खोजते हैं किस तरीके से, पारस्परिक सहयोग से खोजते हैं, पारस्परिक समझ से खोजते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाकर, एक दूसरे की इच्छा शक्ति को जानकर, तो ये दिखाने का कार्य करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये उपयोगिता, सार्थकता इसकी सिद्ध होगी तभी दक्षेश की, ठीक है, जिस महत्व से ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है बताइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात में देखिए यहाँ पर शामिल जो किया गया है, दक्षेश के जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में अगर कहा जाए
देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सदस्य देशों के बारे में अगर हम लोग बात करें आगे, तो सार्क या दक्षेश की जो महत्व है उपयोगिता में, तो दूसरा जो क्या है, जो दक्षेश के सदस्य देशों में सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। भाई जैसी बात है, कल्चर की बात होती है तो कल्चर यहाँ से वहाँ, जैसे बिजनेस व्यापार के लोग जाते हैं तो कल्चर भी तो, संस्कृति भी तो वहाँ से वहाँ क्या हो रही है, आ जा रही है। तो दक्षेश के सदस्य देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। यह संगठन शिक्षा व संस्कृति के विकास में अत्यधिक प्रभावी योगदान दे सकता है। दक्षेश विश्वविद्यालय की स्थापना इसका उदाहरण है। देखिए इन्हीं सभी बातों को विशेष रूप से सही पहचान देने के लिए क्या किया गया, दक्षेश विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दी जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से बताइए कि दक्षेश विश्वविद्यालय कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, कि इसकी उपयोगिता क्या आती है निकल कर, विशेषता। आर्थिक एवं तकनीकी से संबंधित इस क्षेत्र में सहयोग की पर्याप्त संभावना है। हालांकि भारतीय स्थिति अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, अतः भारत के सहयोग द्वारा ही संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, बात वास्तव में देखा जाए तो दक्षिण सहयोग के जितने भी देश हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन में, तो उसमें भारत का योगदान जो होता है वो सराहनीय होता है, और भारत के सहयोग द्वारा ही क्या होता है, संपूर्ण एशियाई क्षेत्र में विकास अच्छे से किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, भारत अपना एक समझ लीजिए रोल मॉडल की तरह है, और सेंटर में भारत जो होता है अपना रोल प्ले करता है। ठीक है ना, और निश्चित तौर पर हमेशा से सहयोग करता भी आया है एडुकेशंस। ऐसा नहीं कि जब ये बनाया गया है दक्षिण तभी भारत ऐसा कर रहा है, भारत सदियों से करता आया है, और यही है भारत, यही जो विशेषता है हम लोग के भारतवर्ष को महान बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 की ओर। देखिए चौथा पॉइंट हम लोग क्या है, आपदा प्रबंधन तथा प्राकृतिक आपदा के समय क्या होता है, सहयोग के द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र में पारस्परिकता की भावना का विकास किया जा सकता है। जैसे देखा क्या, देखिए मैंने दो बातें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया हुआ है यहाँ पर। देखिए नेपाल में क्या था, भूकंप त्रासदी जो हुई थी, तथा उसमें भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए कोई आपदा आ गया, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो जाए या अचानक कोई आपदा अगर आ गई, प्रबंधन या प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें सहयोग के रूप में क्या होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना स्वतः ही जाग जाती है। तो भारत क्या करता है, भारतवर्ष जैसे हो गया, जैसे नेपाल में देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो भूकंप त्रासदी आई हुई थी, उसमें भारत कितने बड़े पैमाने पर अपने सहयोग दिया था। मतलब उसने अपने चार प्लेनों को, मतलब अपने हेलीकॉप्टरों को लगा रखा था, अपनी सेना को लगा रखा था, उसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो मतलब, और आर्थिक रूप से खाद्य सामग्री का जो सहयोग हो गया, आर्थिक रूप से जो सहयोग हो गया, तो भरपूर मात्रा में सहयोग दिया गया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो सार्क के सदस्य देश हैं उनके अंदर और एकता की बातों को ये जागृत करता है। ऐसी जब विचारधाराएं निकल कर आती हैं तो ऐसे क्या होता है, कंट्री समझ लीजिए जो शामिल सहयोगी देश होंगे वो और भी मजबूत होंगे, और एक दूसरे के प्रति जो होगा और भी सहानुभूति दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा देखिए क्या बात है इसमें, महत्व उपयोगिता में अगर देखा जाए तो दक्षिण के वर्तमान में क्या अनेक पर्यावरणीय समस्याएं विश्व के समक्ष हैं। भाई इससे तो कोई छुपा नहीं है, ये तो अच्छे से सब लोग जान रहे हैं, जिनका सामना परस्पर मिलकर ही संभव है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की एक विशाल समुद्री सीमा है, जिसके कारण यहाँ भूमंडलीय तापन देखा जाए, जल भराव आदि की समस्याएं जो हैं वो अधिक रूप से विकराल है। जैसे देखिए देखा जाए श्रीलंका है, वो भी प्रभावित होता रहता है। बांग्लादेश उधर आप लोगों का बांग्लादेश हो गया, वो भी दिक्कत उसे भी होती है। मतलब जितने भी हैं, तो इन सभी जो भी दक्षिण में शामिल है, सब कहीं ना कहीं समस्या उनको का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है, भूमंडलीय तापन का हो गया, जल भराव हो गया, आदि समस्याओं का वो अधिक रूप से विकराल रूप है वहाँ पर। इन समस्याओं को इस क्षेत्र के देशों द्वारा आपसी सहयोग द्वारा ही हल किया जा सकता है। जब तक सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे तब तक इनका जो है, ये इन समस्याओं से वो पार जल्दी नहीं पा पाएंगे, या दिक्कतें देखने को स्वाभाविक रूप से मिलेंगी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब बात किया गया तो फिर आगे जब बढ़ा यहाँ पर दक्षिण के महत्व में, देखिए छठवीं जो महत्वपूर्ण बात थी, आइए हम लोग अब बात करते हैं सन 2004 की। सन 2004 में क्या हुआ, एक बात एक लिया गया, सदस्य देशों ने क्या किया, नाफ्टा की तर्ज पर। नाफ्टा का फुल फॉर्म बताइए, साफ्टा का डिस्टेंस मैंने बताया अच्छे से, आप लोगों को बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। नाफ्टा की तर्ज पर साफ्टा की स्थापना की गई। देखिए ये बात याद रखिए डिस्टेंस, साफ्टा की जो स्थापना की गई है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व है दक्षेश का। इसे उचित प्रकार से
इस क्षेत्र में डिस्टेंस क्या था, जो मुक्त रूप से जो व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे ये भी एक महत्वपूर्ण रूप से जब बातें आती हैं तो इससे भी लाभान्वित होंगे लोग, लाभ मिलेगा लोगों को। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंटों में एक है डिस्टेंस आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट को लेकर। अब यहाँ पर कंटेंट में आगे डिस्टेंस से हम लोग का क्यों स्क्रीन चल नहीं रहा है इस समय। तो यहाँ दक्षिण की बात तो हो गई, दक्षिण सार के महत्व, उपयोगिता एवं आवश्यकता की बात हो गई। तो जब हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इसे कट करिए, अब आइए चलेगा ये तो कट हो जाएगा। ओ यहाँ पर हम लोग कट करना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटेंट में, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। चलिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य को भी देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए उद्देश्य में पहला जो महत्वपूर्ण बात है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक निर्भरता को बढ़ावा देना, जिससे कि सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो मजबूत हो सके, बड़े पैमाने पर वो अपना विकास कर सके और विकासशील से वो विकसित देशों की श्रेणी में जा सके। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है डिस्टेंस यहाँ पर, सामान्य हित के मुद्दों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को अभिव्यक्त करना। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य हित के अगर कहा जाए तो के मुद्दों के विषय में अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं या इस सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर वो सभी लोग अपने विचारधाराएं मिलजुल कर प्रकट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस एकता की भावना यहाँ से भी जागृत होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं डिस्कस, और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो 4 से 5 मैंने डिस्कस आप लोग को दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज तैयार कराई, उनको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। वो सभी के सभी जो प्रश्न थे डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और पूरा का पूरा उन्हें जरूर देखिएगा। इसके अलावा डिस्कस यदि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, उस नंबर का लाभ उठाइए। उस नंबर के थ्रू आप अपने प्रश्नों का जो है, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपने जो प्रश्न हैं, जो डाउट है, उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस भी मॉडल पेपर में आप लोग का पहले देखिए मैंने मेरे लगभग 70 से 75 कंटेंट जो मेरे लेक्चर हैं ऑलरेडी सिविक्स के मेरे उपलब्ध हैं। उसके अलावा मेरे से इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, या अदर सब्जेक्ट के साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए हो गया, जैसे मैं नियमित तौर पर आप लोगों के लिए वर्क करता रहता हूँ। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। तो डिस्टेंस मुझे आप सभी लोगों पर भी ऐसा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी इस चैनल के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर ज़रूर वर्क करेंगे, और कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, पहली दुनिया का क्या अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली दुनिया का क्या अर्थ है, डेनियल ने देखिए पहली दुनिया को उच्च आय वाले औद्योगिक देशों से मिलकर परिभाषित किया। उच्च आय वाले औद्योगिक देशों, कितनी देखिए बड़ी बात बोला है इन्होंने, डेनियल ने बोला है। तो डेनियल ने पहली दुनिया को क्या बोला था, उच्च आय वाले औद्योगिक देशों से मिलकर। समानता का देखा जाए तो इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ये इसका बोलबाला ज्यादा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आधुनिक औद्योगिक और पूंजीवादी देश के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए पूंजीवादी, औद्योगिक और आधुनिक, तो ये सभी जानते हैं कि यूरोप की कुछ बातें हैं, कुछ बातें जो हैं तो अमेरिका की हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहली दुनिया के नाम से जो है मुख्य रूप से जो होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो नाम होता है वो सर्वोपरि लिया जाता है। देखिए अब पहली दुनिया की बात हो रही है तो दूसरी दुनिया का भी बात कर लिया जाए इसमें। अब ये भी बताइए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखने को मजबूर हो जाएंगे डिस्टेंस कि हाँ और यस सर, डीजे सर कि आपने जो कंटेंट प्रस्तुत कराया, उपलब्ध कराया, वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मुझे वहाँ से भरपूर लाभ मिला। और ये केवल ऐसा नहीं डिस्टेंस किसी एक ईयर के लिए हैं, ये सभी के सभी जो कंटेंट मैं आप लोग प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सालों साल मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बनी रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, दूसरी दुनिया का क्या अर्थ है। 6 नवंबर 1998 की बात हो रही है डिस्टेंस। 6 नवंबर 1998 को क्या था, पूर्वी यूरोप के देश कौन सोवियत संघ में आ गए थे। इन देशों की राजनीतिक व सामाजिक प्रणाली को सोवियत प्रणाली
तो डिस्कशन इन क्या किया गया, सोवियत प्रणाली के तर्ज पर इनको ढाला गया, इन्हीं देशों को दूसरी दुनिया कहा गया, जिसमें मुख्यतः क्या था डिस्कशन जो था शामिल किया गया, जैसे जिसमें देखिए चीन की बात होती है, क्यूबा की बात होती है तथा उनके सहयोगी, ये द्वितीय विश्व कहते हैं हम लोग उसे, दूसरी दुनिया में, इसमें रशिया वगैरह की भी बातें होती हैं। तो प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया, तो ये डिस्कशन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। और प्रथम दुनिया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के नाम से भी पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए दूसरी दुनिया क्या अर्थ है, तो अब आप लोग के साथ डिस्कशन हो चुका है। ये देखिए डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न कुछ ऐसा है यहाँ पर, देखिए प्रश्न जो है, यूएसएसआर का विस्तृत रूप बताइए। यूएसएसआर, इसको देखिए ज़्यादा बार ये एग्जाम में नहीं आया और आप लोग के सिलेबस में भी जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, याद रखिए डिस्टेंस क्या नाम है, यूएसएसआर का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, ये जो है यूएसएसआर का पूर्ण रूप है। इसको हम हिंदी में अगर कहना चाहेंगे डिस्टेंस तो सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, क्या है, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, इसे हम लोग कहते हैं, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, किसे, यूएसएसआर को। और इसका पूरा नाम याद रखिए क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है डिस्टेंस। ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया प्रश्न है, और पूछे गए प्रश्नों का डिस्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है मुख्य रूप से, और जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को भी शामिल करके किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, छोटे देशों को महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ है। छोटे देशों को डिस्कशन देखा जाए तो महाशक्तियों में शामिल होने से क्या होता है, समानता मिलता है, उन्हें सुरक्षा का वादा मिलता है कि भाई जरूरत पड़ने पर हथियार वगैरह चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, सैन्य सहायता चाहिए, तो हथियार वगैरह चाहिए, तो आदि ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है, छोटे कंट्रियाँ तो उनके पास तो हर चीज़ें से वो व्यवस्थाओं से तो वो पूरे पूर्ण है नहीं, तो उनके यहाँ हर कुछ न कुछ चीज़ों का अभाव रहता ही है, तो उनका जो अभाव होता है वो बड़े कंट्री के सहयोग से पूरा हो जाता है। इसीलिए जो छोटे देश होते हैं वो महाशक्ति में शामिल होना चाहते हैं, ताकि वो भी उनसे लाभान्वित हो सकें, ठीक है डिस्टेंस। और निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए, ताकि वो विकास की जो बात है, या उनको भी अपने अंदर अपने राष्ट्र को अपने मुख्य रूप से ले जाने की बात लोगों के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें पांचवा प्रश्न देखिए हम लोग का है, प्रश्न संख्या 5, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई यहाँ पर सामने, ये पूछ देता है और ये फुल फॉर्म के रूप में भी है इंपॉर्टेंट। निम्न संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण निकल कर आया क्या था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब ये कहा गया कि अब कोई भी परमाणु परीक्षण का काम नहीं करेगा। अभी देखिए कितना ज़्यादा उधर विवाद था, उधर जो कोरिया के तनाशा जिंग कोंग उंग जो था, तो कोरिया में नहीं तो दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का उधर विवाद जो चल रहा था, उसमें भारत का, तो उसमें परमाणु परीक्षण वो कर रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं संधि जब हो गया तो ये बना दिया गया है, ये दबाव कि नहीं अब कोई भी नहीं करेगा। दूसरा क्या है, परमाणु अप्रसार संधि, लोगों का कहना था कि परमाणु जो है पर्याप्त मात्रा में जो है वो बन चुके हैं, अगर भाई जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी उसको छेड़ा गया तो इससे विध्वंस ही पैदा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये मतलब नुकसान पहुंचाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण बात शामिल की गई। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात थी, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, तो इन पर भी काम किया गया कि नहीं, हाँ वास्तव में जो बात है उसके तहत ही वर्क किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किए, और भी जो महत्वपूर्ण सदस्य देश थे उन लोगों ने भी शामिल किया कि नहीं हाँ भैया अब हम लोग इसमें शामिल, मतलब हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे निर्माण की हम लोग को ज़रूरत नहीं है जो मानवता के लिए खतरा है। और इस परमाणु कितना खतरनाक था इसका एग्जाम्पल आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान का शहर था उस पर ऑलरेडी इसका परीक्षण हो चुका है, टेस्टिंग, और आज तक जापान नहीं सुधरा, डिस्टेंस उसका प्रमाण है। और घड़ी में भी 10:10 का समय जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं से 10:10
10:10 पर ही घंटे और मिनट वाली सुई जो होती है वो रोकी जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये महत्वपूर्ण सेशन रहा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को 47 महत्वपूर्ण पेजों का जो है डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया, और वो भी एक साथ डियर स्टूडेंट्स। और लगभग 10 बजे मैंने अपना कंटेंट चालू किया हुआ था, और देखिए आप लोग का लगभग 11:10 होने वाला डियर स्टूडेंट्स रात्रि के। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स ये इतना परिश्रम किया था, तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इस चैनल के लिए अपना कुछ जो महत्वपूर्ण रूप से जो वर्क है वो ज़रूर करें। तो डिस्टेंस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा मैं काम आप लोग को दे रहा हूँ। इस चैनल का लिंक जो है उसे तो शेयर करना ही है। और ये डिस्टेंस यदि आप लोग को इसके मेरे तैयार कराए गए प्रश्नों के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। 950 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से भी। 950 690 690 285 285 7। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिएगा डिस्टेंस। ये जो नंबर मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये आप लोगों के अंदर ज्ञान की पोंगी बजाने वाला नंबर है डिस्टेंस। तो इस नंबर का भरपूर लाभ उठाइए, खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को इस नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो डिस्टेंस फटाफट से नंबर जाइए, मोबाइल लीजिए, टाइप करिए तुरंत से। और जो भी मैंने आप लोग को सेशन बताया डिस्टेंस उसको आप रेगुलरली पढ़िए, रेगुलरली इस चैनल से भी पढ़िए डिस्टेंस। और PDF वगैरह भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा इस नंबर से यदि आप संपर्क करते हैं तो। और इसके अलावा डिस्टेंस रेगुलरली इस चैनल पर भी डीजे सर चैनल पर अपनी स्टडी करते रहिए। यदि आपके छोटे भाई बहन 10 में पढ़ते हैं, क्लास 10th और 9th में, तो उन लोगों पर भी इस चैनल का लिंक जो उसे शेयर कर दीजिए, और उनकी समस्या मैं उनसे पूछ लूँगा या वो मुझे अवगत करा देंगे उससे। तो 9, 10, 11, 12 को महत्वपूर्ण रूप से देवस्थान सब लोग जो हैं निश्चित तौर पर काम कराते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्लास 10th और 12th पर महत्वपूर्ण रूप से काम होता है, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हों, आर्ट्स साइड के हों, चाहे वो कॉमर्स साइड के बच्चे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो काम है लेक्चर है निश्चित तौर पर मिलते रहे। तो क्लास 10th के भी डिस्टेंस महत्वपूर्ण रूप से जो लेक्चर ऑलरेडी बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, तो उसको जाकर आप देखिए और उससे खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स अपने अंदर भी बजा दीजिए ज्ञान की पुंगी, क्योंकि आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन अब आपकी। और देखते ही देखते कब आपका टाइम टेबल आ जाएगा, और देखते ही देखते कब आप लोगों का प्री बोर्ड आ जाएगा, देखते ही देखते डियर स्टूडेंट्स कब आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। देखते ही देखते आप लोगों का परीक्षा फल परिणाम भी आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जब परिणाम आता है तो उसे जानते ही हैं आप लोग कि वो कितना मजेदार भी हो सकता है और कितना दुखदाई भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके हाथों में है कि आप उसे कौन सी दिशा देंगे। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक कहावत पहले की सुने होंगे आप लोग कि दीवारे पाइल वाला तो समधिन की लगा लगवास। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए, थोड़े थोड़े स्टडी करिए लेकिन रेगुलर कीजिए। जब रेगुलर करेंगे तो आपके अंदर से दबाव निकल जाएगा और निश्चित तौर पर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट देंगे। देखिए ट्रेन भी जो है हार्न बजा रही है कि अब बस करिए, क्लास बहुत लंबा हो गया। तो कोई बात नहीं डिस्टेंस, हम लोग की तरफ से थोड़ी सी दूर पर ही रेलवे लाइन भी है, वो जाती रहती है तो कभी कभी बजाती रहती है यहाँ सिग्नल। तो चलिए हम लोग अब सेशन को रोकते हैं, लेकिन इतना लंबा कंटेंट आप लोगों के साथ डिस्कशन करके बड़ा आनंद आ जाता है डिस्टेंस। लेकिन ये आनंद की सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप लोग भी अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग जो है इस चैनल के साथ दिखाएंगे। तो मुझे पूरा आप लोगों पर विश्वास है डिस्टेंस कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा, निश्चित दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे कंटेंट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों की सीरीज के साथ। और डिस्टेंस मैंने और भी जो सब्जेक्ट जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो सिविक्स की बातें होती हैं आप लोगों के साथ, आप जाइए सब्जेक्ट पर डीजे सर चैनल का जब आप लोग पेज खोलेंगे डिस्टेंस तो वहाँ पर आप लोग को जो है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो हैं लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी आप लोग को मैंने दे रखा है, उस पर देखिए उन सभी प्रश्नों को। वे सभी के सभी जो प्रश्न है डिस्टेंस वो आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं। और ये जो महत्वपूर्ण मैंने जो कंटेंट अभी बनाया डिस्टेंस इसका PDF भी आप लोग पा सकते हैं। तो मैंने जो नंबर दिया डिस्टेंस उसको उससे आप लोगों से को जुड़ना पड़ेगा। और याद रखिएगा एग्ज़ाम अब आ रहा है आपकी ओर, तो लगा दीजिए आप लोग पूरा अपना जोर
थोड़ा सा इसे शेयर कर